वर्तमान विधायक संगीता कुमार को कितना नंबर देंगे? विपक्षी होने का क्या फायदा कि आप मुझ पे एलिगेशन ना लगाएं। राजनीति को काला कहा जाता है। तो किसी और के हकों को छीनने से अच्छा कि जहाँ पे मेरे लिए एक हक दिया गया है मैं वहाँ से अपना प्रयास करूँ। अगर 5 से पहले जंगल राज था, लेकिन फैसला खुद ही लेना चाहिए। पहले तो लोगों को ठेका पे जाना पड़ता था, अब होम डिलीवरी है। अब होम डिलीवरी है। यहाँ तक कि महिलाएं भी इससे अछूती नहीं है। मोहनिया अभी भी अंडर डेवलप है। यहाँ रेलवे लाइन भी है, रेलवे स्टेशन भी है, हाईवे भी जाता है, दो हाईवे है, NH 219 और एक GT रोड। फिर भी मोहनिया डेवलप क्यों नहीं हो पाया? अभी आप RJD में हैं, तो RJD के अलावा आपके पास बहुजन और भाजपा का भी तो विकल्प था। जिला परिषद क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, लेकिन उसको फंड, उसके अधिकार एक मुखिया से भी कम है। मेरी इस बात से सहमत है कि आज के जमाने में उपेंद्र कुशवाहा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति से अच्छा कुछ भी नहीं है अगर आप किसी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। आज के समय में महिलाओं को राजनीति में आना कितना दुभर है। सोचा था यहाँ पे फंसाने को आपको, लेकिन आप डक करके निकल गए। खैर, नमस्ते, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। दर्शकों, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। धीरे धीरे आपका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद इतना बढ़ चढ़ कर मिल रहा है हम लोगों के ऊपर कि अब हम लोगों का मनोबल बढ़ते जा रहा है और यह बढ़ता मनोबल जिम्मेदारियों को भी बढ़ाने का आभास करा रहा है। आज हम लोग अपने बतकही के एपिसोड में जिनको आमंत्रित किए हैं उनका नाम है श्वेता सुमन, और ढेर सारे आरोपों के साथ हम लोग आए हैं। इनका जो राजनीतिक जीवन रहा है, इन्होंने भगवानपुर से जिला परिषद का चुनाव लड़ा, फिर मोहनिया विधानसभा में इन्होंने लड़ा और फिर विधानसभा की तैयारी कर रही हैं। अब यहाँ पर हम लोग जिन प्रश्नों के साथ आए हैं कि आप जिला परिषद जब लड़े थे तो वहाँ आप छोड़े क्यों? जिस पार्टी से आप मोहनिया विधानसभा में आपने ताल ठोका था उसको आपने क्यों छोड़ा? और फिर अभी नई पार्टी में जो आप आई हैं, तो इन सब आरोपों के साथ हम इनके पास आए हैं और इनसे हम जवाब लेंगे और मुद्दों पर हम बात करेंगे। जिन अतिथि की बात मैं कर रहा था हमारे बगल में है। नमस्ते मैम। मैम, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे जी। थोड़ा सा फिलोसफिकल है, अभी राजनीति हम लोग शुरू नहीं किए हैं। श्वेता सुमन कौन है मैम? श्वेता सुमन जमीन से जुड़ी हुई एक साधारण महिला है। और थोड़ा सा और लघु उत्तरीय नहीं है, दीर्घ उत्तरीय हमारा प्रश्न है। जो एक साधारण परिवार से आती हूँ मैं, और मेरे अंदर हमेशा से, बचपन से ही मेरे अंदर, जैसे भी मैं किसी भी जरूरतमंद को देखती थी तो मेरे अंदर एक रहता था कि इसको किसी तरीके से मुझे मदद करनी है। तो मैं बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ कि मैं अपने घर के बालकनी में खड़ी थी। मेरा घर बिल्कुल मेन रोड पे ही है, और एक छोटी सी बच्ची थी जो मेरे ही एज की रही होगी, मैं उससे थोड़ी बड़ी रही होंगी, और वो जा रही थी और बहुत ही कड़ाके की ठंड थी, और वो नंगे पैरों और फटे कपड़ों में जा रही थी। और उसको देख करके मेरे अंदर मतलब कि इतनी दया भावना आई कि मैं दौड़ के अंदर जाती हूँ और अपने माता पिता को बिना बताए मैं अपनी स्लीपर लेकर के आती हूँ और अपनी एक स्वेटर लेकर के आती हूँ और मैं उसको दे देती हूँ। और वो उसके बाद वो ले नहीं रही होती है, डर रही होती है, फिर भी मैंने कहा कि तुम ले लो, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। और वो लेती है और वो पहन के चली जाती है। तब से मेरे मन में ये रहता है कि मैं जरूरतमंदों के लिए अगर मैं कुछ भी इस जीवन में अपने कर पाऊँ तो मैं समझूंगी कि मेरा ये जीवन सफल रहा। ठीक है मैम, सफल से है कि यहाँ से एक सवाल मैं ये पूछूंगा आपसे जी। आप महिला हैं जी। और मैम, कभी भी हमारा समाज महिला को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं रहा है। संवेदना रही भी है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन महिलाएं जब 4 कमरे से बाहर निकलने की प्रयास में होती हैं और जो कसमकस चलती है तो समाज से भी उनको लड़ना पड़ता है, परिवार से भी लड़ना पड़ता है। मैम, आज के समय में महिलाओं को राजनीति में आना कितना दुभर है? देखिए, मैं एक महिला हूँ और मैं भी राजनीति से जुड़ी हुई हूँ, और मैं इस मामले में अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझूंगी कि मुझे इतने अच्छे सपोर्टिव हस्बैंड हैं। आपके ऊपर तो मैम हम आएंगे, हम पहले अभी कलेक्टिव रूप से बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। तो जैसे आजकल महिलाओं को, तो सही बात है कि उनके लिए बहुत ही संघर्षशील है, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो या फिर कहीं भी प्रशासनिक सेवाओं में है वो, चाहे घरेलू उनका जीवन हो, हर जगह उनका संघर्षों से भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं जो हिम्मती होती हैं, वो हिम्मत करके अपनी काबिलियत को
प्रूफ कर पाती हैं, और जो महिलाएं हिम्मती नहीं है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा, वो हिम्मत नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं उसको उस परिवार से उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर उसके अंदर एक समाज के लिए जो डर है कि अगर मैं निकली समाज में और समाज मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, तो इस तरीके की चीजें हैं। और माहौल आप देख रहे हैं खास करके बिहार का, कि महिलाओं के लिए किस तरीके का माहौल है, तो कहीं ना कहीं डर से भी उनकी काबिलियत दबी रह जाती है। तो जिन महिलाओं को उनके घर परिवार और समाज से सपोर्ट मिलता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करती हैं, और इतिहास से ही साबित करती आ रही हैं। मैम, अब हम आते हैं आपके ऊपर। जी, आपने राजनीति के रास्ता को क्यों चुना? तो मैंने पहले ही प्रश्न में आपको बताया कि मेरे अंदर एक तमन्ना है कि मैं दबे कुचले, शोषित, वंचित समाज के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, और महिलाओं के लिए भी करना चाहती हूँ, ताकि हर वो महिला के अंदर काबिलियत है और उसकी काबिलियत निखर के आए। और महिलाओं ने हमेशा ये साबित भी किया है कि उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने उसको बखूबी किया है अपनी ये तो बात सही है कि महिलाएं जितना जिम्मेदारी संभालते हैं उतना पुरुष नहीं संभाल पाते हैं। हमको अगर 1 घंटा छोटे बच्चे को मनाने को बोल दिया जाए, 1 घंटा 15 मिनट बाद हम उसको पीट पाट के ठीक कर देंगे, महिलाएं उसको बिल्कुल संभाल लेती हैं। लेकिन मैम, जो आपने बोला कि मैं सबकी आवाज बनना चाहता हूँ, सबका विकास करना चाहता हूँ, तो इसके और कई रास्ते हैं मैम, जैसे कि आप किसी को एजुकेशन दे सकती हैं या और कम्युनिटी हेल्प कर सकती हैं। राजनीति ही क्यों मैम? देखिए, राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, राजनीति को बहुत से लोग बुरा कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि राजनीति से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, या महिलाओं के लिए करना चाहते हैं, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप राजनीति के माध्यम से नहीं कर सकते। क्या आप इस बात से सहमत हैं क्या कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक विकास का पहला कदम है? बिल्कुल है। तो मैम, अभी तक 1947 से अब तक देश में राजनीति तो ही होती आई है, फिर भी ये हो क्यों नहीं पाया सामाजिक और आर्थिक विकास? अभी भी दबे कुचले, मतलब नीचे ही क्यों है, निचले पायदान पे? देखिए, सबसे बड़ी जो परेशानी है कि आज भी हमारा देश वहां नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचना चाहिए आजादी के बाद से। और इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है शिक्षा। सही शिक्षा और सही रूप में आज तक नहीं मिल पा रही है, जो मिलना चाहिए, देश स्तर पे मिलना चाहिए। और बिहार में हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था क्या है। आप खुद एक शिक्षक हैं, और आप भी देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ की जो सरकार है वो तमाम सुविधाएं देती है। इसके लिए मैं नहीं कहूंगी कि वो नहीं कुछ करती, वो तमाम सुविधाएं देती है। बच्चों को पढ़ाई के लिए हेल्प करती है, साइकिल हो गया, मध्याह्न भोजन। हाँ, लेकिन जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो शिक्षा की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, वो सरकार नहीं कर रही है। मतलब मैम, क्या हम इस बात को बोलें क्या कि जो दिखने लायक है उसको ठीक कर दो, लेकिन जिसके लिए है उसको वैसे ही छोड़ दो? हाँ, वही बात है कि मध्याह्न भोजन से क्या होगा। आप मुझे कम से कम बिहार वासियों को ही नहीं, देश वासियों को भी, जो भी बच्चे हैं उनको एक बेसिक क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई गरीब परिवार से है, वो बच्चा आगे नहीं पढ़ सकता है, या फिर उसकी मजबूरी है कि उसको पढ़ना नहीं है, उसको कुछ रोजगार करना है, जिससे कि वो अपने घर का भरण पोषण कर सके। तो 8th क्लास तक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो अपना कुछ रोजगार भी उस शिक्षा के माध्यम से कर सकता है। तो कम से कम बेसिक शिक्षा इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको आगे अगर वो नहीं भी पढ़ पाए तो अपना जीवन वो सही तरीके से चला पाए। मैम, हम आते हैं, आप तो राजनीति में आ गए जी, और राजनीति का पहला अखाड़ा बनता है आपका भगवानपुर। जी बिल्कुल। 2 वर्ष है 2016, जी। आप चुनाव जीतती हैं। थोड़ी सी चुनाव की कहानी लघुतरीय प्रश्न है, उसके बाद हम इसमें डीप में आएंगे। मन कैसे बना भगवानपुर? देखिए, मैं उस टाइम जब मेरा मन बना था चुनाव के लिए, तो मैं उस टाइम थी मुजफ्फरपुर में, और चुनाव का यहाँ पे माहौल चल रहा था। तो मुझे भी लगा कि ये अच्छा मौका है और मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा सपना तो बचपन से था और इससे अच्छा मौका मुझे मिलता नहीं। और फिर मैंने सोचा, तो कुछ दोस्त मित्र थे मेरे हस्बैंड के, इंजीनियर साहब के, बिनू बोलते हैं आप? हाँ, तो बिनू जी के दोस्त थे कुछ, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे क्षेत्र से लड़िए। तो हम लोग आए, उन लोगों से भी मुलाकात किए, और उन लोगों ने भी बहुत साथ दिया, और पूरे भगवानपुर ने साथ दिया, और मैं वहां से नामांकन की और मैंने चुनाव लड़ा और मैं जीती। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है मैम। जब तक आप राजनीति में नहीं है, आप अच्छी हैं। राजनीति में आ गए तो आपको आरोपों को झेलना पड़ेगा। 2 आरोप आपके ऊपर हैं, एक हमारे दर्शक हैं प्रकाश गौरव और एक हमारे दर्शक हैं अमरेंद्र पांडे। उन्होंने बोला है साफ साफ कि 5 साल में आपने किया क्या है वहाँ पे?
तो सबसे पहले तो प्रकाश गौरव जी को और अमरिंदर पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे याद रखे हैं और उन्होंने सवाल किया है। और बिल्कुल उनका सवाल करना उनका हक है, अधिकार है, क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ का प्रतिनिधि दिया था। और उनका जायज है, ये भी शिकायत भी करना उनका जायज है। मैं इस बात से मैं खुश हूँ, मुझे बुरा नहीं लगी इनके सवालों से। मैं खुश हूँ कि उन्होंने सवाल किया। और उसके बाद मैं गई, चुनाव में लड़ी और वहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, जबकि मैं उस क्षेत्र से नहीं थी, नया नया मेरे लिए वो क्षेत्र था। लेकिन इतना प्यार सम्मान उन्होंने दिया और मैं उस पे खरे उतरने की मैंने पूरी कोशिश की। आप देखिए, क्षेत्रपुर में मैंने तमाम जगहों पे मैंने काम किया। 2-4 कामों को आप गिनाइए। जैसे देखिए, भगवानपुर में पूरे 9 पंचायत, टोला, छोटे छोटे टोला लेकर के 117 गांव हैं। और मैं हर गांव की एक एक गलियां, एक एक दरवाजा में घूमी हूँ और हर गली को पहचानती हूँ। और ज्यादातर हर लोगों को मैं चेहरे के साथ भी पहचानती हूँ। मैं गौरव जी को भी पहचानती हूँ, अमरिंदर जी को भी मैं पहचानती हूँ। मैं काम घूमना अलग बात है, काम अलग बात है। और देखिए, सबसे पहला जब मैं गई, जब मैं प्रचार के दौरान मैं घूम रही थी, तो वहाँ पे सबसे पहला मैं जब गाँव में गई तो एक कसेर गाँव पड़ता है। वहाँ पे लोगों ने मुझसे कहा कि हम लोग आपको एक ही शर्त पे वोट करेंगे और जिताएंगे कि आप हमारा जो वहाँ पे एक पोखरा है जहाँ पे सभी महिलाएं छठ करती हैं, उन्होंने कहा इस छठ घाट को आप बनवाएंगे, छठ घाट का रास्ता बनवाइए, रास्ता बहुत खराब है और महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। मैंने उनसे वादा किया कि मैं जीतते ही आऊंगी और मैं छठ घाट बनवाऊंगी। मैं जीती। मैंने सबसे पहले तो 1 साल तक तो हमें कोई फंड नहीं आया। 1 साल के जब बाद पहला फंड आया, तो मैंने सबसे पहले वो छठ घाट बनवाने के लिए किया। मैं छठ घाट का मैंने रोड बनवाया और छठ के अवसर पे उन लोगों ने मुझसे उसका उद्घाटन भी उन लोगों ने करवाया और मैंने किया। और आज माता बहनें जाती हैं और छठ करती हैं। और फिर उसके बाद देखिए, कसेर है, उसके बाद पहाड़िया है, पड़री में मैंने काम किया है, उमापुर में किया है, जैतपुर का मैं बताऊं आपको कि बड़का जैतपुर जो है, जो नौगढ़ के बगल में पड़ता है, वहाँ पे महिला इतने कीचड़ में, मतलब मुझे खड़ा होकर उन्होंने फोटो खिंचवाया कि मैडम देखिए, इतने कीचड़ में हम आते हैं, हमारे घर की बहू बेटियां आती हैं, तो सोचिए कि बहू बेटियों को कोई गोद में टांग के नहीं लेके जाएगा ना, तो देखिए कि कैसा हालत है। तो फिर उसके बाद मैंने उस रोड को भी बनवाया और जब मैं गई दोबारा तो बहुत ही खुशी से फिर उस चिकने साफ सुथरे रोड पर भी महिलाएं खड़े होकर फोटो खिंचवाई मेरे साथ। वो फोटो कहीं ना कहीं मेरे साथ होगी। उसके बाद भगवानपुर, उसके बाद मुंडेश्वरी मैंने 25-30 लाख की योजना दी। आपको याद होगा कि वहां से जब वहां के रामगढ़ के जितने भी वहां पे जो दुकान करने वाले लोग हैं वो सभी रामगढ़ के थे। और वहाँ पे जब नवीनीकरण हो रहा था, वहां से जो पुरानी दुकानें जिधर थी वहां से सारी दुकानें उनकी उजाड़ दी गई और उनको साइड में दे दिया गया। अब साइड में दुकानें वो लगा लिए, लेकिन वहाँ का रास्ता इतना खराब कि कोई भी श्रद्धालु आता था तो जो सामने दिखता था वहीं से प्रसाद लेते और चले जाते थे। एक तो उनके रोजी रोटी उनके पेट पे वो लात थी, क्योंकि रास्ता खराब की वजह से कोई जाता नहीं था कि इतने गंदे रास्ते में कौन जाएगा। जो मंदिर के बगल से रास्ता जाता है, हाँ बिल्कुल, और वो रास्ता मैंने बनवाया। और मैं जब गई तो उन्होंने मुझसे बड़े दुखी मन से कहा कि मैडम इतना खराब रास्ते की वजह से हमारे यहाँ कोई आता नहीं है, हमारी दुकानें नहीं चल रही हैं। तो मैंने वहाँ पे दिया और वहाँ की महिलाएं भी वहाँ पे बैठती हैं शॉप पे, और महिलाओं के लिए मैंने वहाँ पे शौचालय दिया, 2 शौचालय दिया, 1 चापाकल दिया, और उसके बाद चूहा बढ़िया भी मैंने काम दिया हुआ है। मतलब ऐसे तमाम काम है। मतलब मेरे जो भगवानपुर का जो हक था, अधिकार था, मैंने उसको 100% देने की कोशिश की है। ठीक है मैम, ये बात तो है। लेकिन 21 के बाद आप चुनाव क्यों नहीं लड़े भगवानपुर से? देखिए, चुनाव इसलिए हम नहीं लड़े क्योंकि भगवानपुर की जनता ने मुझे इतना मान सम्मान दुलार दिया और मुझे वहाँ का जनप्रतिनिधि बनाया मुझे। और फिर मैं कहीं ना कहीं मैं सोचती थी कि ये सिर्फ भगवानपुर की आवाज़ सिर्फ कैमूर जिले के ही सदन में नहीं बल्कि वो प्रदेश के सदन में गूंजे। और मैं चाहती थी कि उनकी आवाज़ को मैं और आगे लेके जाऊं। और मैं मोहनिया विधानसभा से मैं अपनी सोच रखी थी कि मैं तैयारी करूंगी वहां से और विधानसभा पहुंचूंगी, ताकि विधानसभा जब एक विधायक के पास जो पावर है, जो सामाजिक आप जो विकास कर सकते हैं, वो जिला परिषद के लिए नहीं है। देखिए, जिला परिषद क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, लेकिन उसको फंड, उसके अधिकार एक मुखिया से भी कम है। मुखिया समझिए कि मुखिया के आगे वो जिला परिषद का कोई भी फंड नहीं है। ये 7 करोड़ की योजना पूरे 5 साल में आती थी और हमें 5 साल में 7 करोड़, हाँ, मुखिया के लिए। अच्छा। और हमें 2 करोड़ में ही निपटा दिया जाता था पूरे 5 साल के लिए। आप सोचिए कि किस तरीके से आप विकास कर सकते हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं उनके दिए हुए इस मान सम्मान को और आगे बढ़ाऊं, इसलिए मैं मोहनिया विधानसभा चुनाव लड़ने का मैंने फैसला किया। मैम, आ जाते हैं मोहनिया ही क्यों? अब सवाल है, 4 विधानसभाएं हैं,
देखिए 4 विधानसभा है। और आपके लिए फायदेमंद ये रहता है कि आप भगवानपुर से हैं तो चैनपुर लड़ जाते हैं जी या फिर भभुआ लड़ जाती, पड़ोसी है। जी। आप एक विधानसभा गैप करके फिर मोहनिया में क्यों आए? देखिए लोकतंत्र में हमें, जिस समाज से मैं आती हूँ, लोकतंत्र में हमारे लिए कुछ चीजें रखी गई हैं। ठीक है। तो किसी और के हकों को छीनने से अच्छा कि जहाँ पे मेरे लिए एक हक दिया गया है मैं वहां से अपना प्रयास करूं। मैम एकदम सधा हुआ जवाब आपने दिया है और बड़ा कम होता है कि मैं किसी को ऐसा कॉम्प्लीमेंट देता हूं। जी धन्यवाद। और हमें उम्मीद नहीं थी इस जवाब की। और इस प्रश्न को मैं लिटरली बता रहा हूं कि मैं सोचा था यहाँ पे फंसाने को आपको, हाँ। लेकिन आप डक करके निकल गए। खैर, मैम मोहनिया में आप आते हैं, जी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ज्वाइन करते हैं, जी चुनाव लड़ते हैं जी और तीसरे पोजीशन पे रहते हैं। जी। मैम उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ाव कैसे हुआ और किस तरीके से फाइट किया आपने और क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे, इस पे हम आपसे थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। देखिए निश्चित तौर पे ही आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही अच्छे नेता हैं और वो हमेशा जमीनी हकीकत और जमीनी मुद्दों को उठाते रहते हैं, सड़क से सदन तक उठाते हैं आवाज। और उनके इन्हीं चीज़ों से मैं प्रभावित होकर के मैं उनसे जुड़ी और उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं चुनाव लड़ी और मैं 40,000 वोट भी ले आई और 40,000 वोट पाने के बावजूद भी मैं चुनाव हारी और उनसे मैं बहुत प्रभावित रही। और फिर उसके बाद चुनाव बीता 2020 का, फिर ऐसी आवाजें आने लगी अंदर से कि जो है नेता पार्टी को विलय करने वाले हैं जदयू में। ये बात सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे ही नहीं बल्कि जो भी कार्यकर्ता समर्पित थे दल के लिए उन सभी को दुख हुआ कि पार्टी 2020 में इतना अच्छा काम की है, लगभग हर विधानसभा में अच्छे वोट आए हैं, भले ही कोई प्रत्याशी जीत नहीं पाया लेकिन एक अच्छा सम्मानजनक वोट आया था, तो पार्टी मजबूत स्थिति में थी। फिर विलय करने का क्या कारण है, ये बातें हमें समझ नहीं आ रही थी। फिर भी नेताजी के प्रति हम समर्पित थे, तो हमने कहा कि चलो ठीक है पार्टी की कुछ भलाई होगी इसमें, तो नेता ने फैसला लिया है, तो हम लोग जदयू में विलय हो गए। फिर जदयू के लिए हम लोग काम करने लगे, सदस्यता अभियान से लेकर के हर चीज हम लोग जो भी दल का पार्ट बन गए तो दल के लिए हम काम करते रहे। फिर कुछ महीने के बाद फिर से बातें उठने लगी, अंदर अंदर से आने लगी बातें कि अब नई पार्टी बनाने वाले हैं सर। तो उस टाइम भी फिर हमें झटका लगा और जब पहली बार विलय किए तो बहुत से मजबूत साथी दल को छोड़ के जा चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने उनका साथ छोड़ा। फिर बातें आने लगी कि अब नेता फिर से सर पार्टी बनाएंगे अपनी, तो फिर मन में आने लगी चीजें कि पार्टी फिर से अलग बन रही है। तो फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर भी मैं नेता के साथ जुड़ी ही रही कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब अपना दल बनेगा उसे हम फिर से मजबूत करेंगे, जो साथी जा चुके हैं कोई बात नहीं है, हम उसे फिर से मजबूत करेंगे। तो हम लोग उसके भी सदस्यता अभियान और तमाम कार्यक्रम भी हुए, जिले में हुए, हम सभी ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। ये सारी बातें हुई। फिर उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद पता चलने लगा कि मतलब कि वो जो है कि एनडीए के साथ जा रहे हैं और हो सकता है कि उधर विलय कर सकते हैं। तो अब असंतोष होने लगा मन के अंदर और फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो मैं विचारधारा को देखते हुए मैं आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी से जुड़ी थी वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है, कहीं एक जगह टिक नहीं रही है और मुझे करनी थी एक अस्थिर राजनीति और अस्थिर विचारधारा की राजनीति करनी थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो विचारधारा डगमगाती हुई दिख रही है और कहीं भी अस्थिर टिक नहीं पा रही है और मुझे एक अस्थिर राजनीति करनी है क्योंकि मैं कुछ कर सकूं। तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया। आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि आज के जमाने में उपेंद्र कुशवाहा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल, जो उन्हें मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है उनके साथ? शायद यही जो मैंने कहा कि अभी अस्थिर और स्थिरता नहीं है, शायद यही कारण हो सकता है। चुनाव भी हारे, फिर वहाँ काराकाट का चुनाव, हालांकि उनके लिए मजबूत सीट था वो, फिर हारे, फिर अभी भी ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बढ़े अब वो पोटेंशियल उनमें नहीं दिख रहा है। देखिए इसलिए भी नहीं क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी को खड़ा करता है वो कहीं ना कहीं खुद असमंजस में है कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उसका जो मनोबल है वो गिर रहा है। तो जब जिस पार्टी का जिस दल का कार्यकर्ता का मनोबल नहीं ऊंचा रहेगा तो वो दल तो कहीं ना कहीं डगमगाएगा ही। अब अगले प्रश्न पे आते हैं मैम। हम लोग हमने कहा था कि आप तीसरे नंबर पे रही थी और चुनाव के एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं मैम, थोड़ा सा हमको उसको जानना है। और इसलिए दिलचस्पी हमारी है कि आप राजनीति के लिए भी विधानसभा चुनाव के लिए नहीं थे, आप क्षेत्र को ठीक है समझाया आपने लेकिन उतना भी आपने परिपक्वता से नहीं समझा होगा। आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस मिले?
देखिए, निश्चित तौर पे जो पंचायती राज का चुनाव है और जो विधानसभा चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव, वो बिल्कुल डिफरेंट है। पंचायती राज के चुनाव में आप अपने बिहेवियर से, अपने जान पहचान से चीजों को कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टीगत जो विधानसभा का जो चुनाव होता है वो बहुत अलग होता है। उसमें पार्टी के समर्थक होते हैं, जाति के समर्थक होते हैं, जाति समीकरण होता है, धार्मिक समीकरण होता है, ये सारी चीजें थी। और मेरे लिए अनुभव बिल्कुल नया था, क्योंकि मैं राजनीति भगवानपुर से शुरू की थी, तो मैं वहाँ भी नई थी, पंचायती राज चुनाव के लिए भी, और मैं यहाँ भी नई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली। और सबसे ज़्यादा ये है कि कोई भी चीज़ को करना है तो सबका सुन करके उसके बाद अपना फैसला लेना चाहिए, लेकिन फैसला खुद ही लेना चाहिए। खुद ही लेना चाहिए। जी बिल्कुल। सशक्त आप तभी दिखेंगे। मैम, जब रिजल्ट आया होगा, मेहनत तो सबने बराबर ही मेहनत किया होता है। जो हारने वाला है वो भी, जो जीतने वाला है वो भी। हो सकता है कभी कभी हारने वाले जीतने वाले से ज्यादा मेहनत करता है। बिल्कुल। मैम, रिग्रेट फील हुआ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं, पर मुझे उम्मीद थी कि मैं जीतूंगी चुनाव, क्योंकि मैंने उस कदर मेहनत की थी। लेकिन हमारा समीकरण नहीं बन पाया, बहुत सारी कमियां थी जिसमें मैं नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये खुशी थी कि मुझे 40,000 जनता ने मुझे चुना, और मेरा ये पहला चुनाव था और मैं इससे खुश थी। मुझे कहीं, और वही ताकत, जो 40,000 जो जनता की ताकत थी, उसने ही मुझे कहा कि नहीं, तुमको यहीं रहना है और यहीं से तुमको चलना है आगे। इसलिए मेरे हस्बैंड का उसके बीच कई जगह तबादला हुआ, लेकिन मैं मोहनिया विधानसभा छोड़ के कहीं नहीं गई और मैं लगातार क्षेत्र में घूमती रही। ठीक है मैम, आपका नाम श्वेता सुमन है? जी। श्वेता सुमन श्वेता का मतलब क्या होता है, पता है आपको? श्वेता का मतलब श्वेत, सफेद। सफेद। राजनीति को काला कहा जाता है, कैसे फिट बैठेंगे आप? राजनीति काली नहीं है। जो काले लोग राजनीति में आते हैं उन्होंने काला किया हुआ है, और वही लोग काला कहते हैं राजनीति को। बाकी मैंने तो आपको पहले ही बताया कि राजनीति से अच्छी और खूबसूरत कोई चीज ही नहीं है जिससे कि आप समाज का भला कर सकते हैं। तो आपने पहले ही बता दिया था कि रालोसपा दर्शक, हम इस प्रश्न पे चर्चा कर लिए हैं कि तीसरे नंबर पे थे ये, और फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को छोड़े क्यों? और ये प्रश्न एक हमारे दर्शक हैं अविनाश कुशवाहा, उनका था। इन दोनों प्रश्नों का आपने मैम जवाब दे दिया। अभी आप आरजेडी में हैं, तो आरजेडी के अलावा आपके पास बहुजन और भाजपा का भी तो विकल्प था, फिर आरजेडी क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो बिल्कुल दबे कुचले, शोषित, वंचितों के लिए हमेशा आवाज उठाती है, और उनके लिए ही नहीं बल्कि वो उसको मौका जब मिलता है तो वो हर समाज के लोगों के लिए वो काम करती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरी विचारधारा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा है, तो इसलिए मैंने उसको अपनाया। ठीक है मैम, बहुजन क्यों नहीं? देखिए, बहुजन का भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन बहुजन समाज का जो कोई भी प्रतिनिधित्व करता है उसके जो पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। जैसे राजनीतिक तौर पे मैं बोलूं तो बहुजन समाज में, हम लोग चलते चलते बात करें क्या? हाँ, कर सकते हैं मैम। हाँ, बहुजन पे बात हम लोग कर रहे थे। बहुजन की राजनीति क्यों नहीं चुना आपने? देखिए, जब साहेब कांसीराम थे तो उस टाइम की राजनीति और उस टाइम की विचारधारा अलग थी, लेकिन अब की विचारधारा, जिस विचारधारा को माननीय कांसीराम साहब लेके चले थे, अब वो कहीं ना कहीं अब वो विचारधारा मुझे दिखती नहीं है। अच्छा, इसलिए मैंने ये फैसला किया। और भाजपा की राजनीति क्यों नहीं? भाजपा में देखिए, मैं शुरू में मैं जुड़ी थी। जब मैं 2016 में जब मैं जिला परिषद चुनाव जीत के आई थी, तो मैं सबसे पहला दल मेरा भाजपा ही था जिसके साथ मैं जुड़ी। पर कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा, मुझे लगा कि मैच नहीं हो रही है, तो फिर मैंने उस दल को छोड़ दिया। ठीक, दर्शकों, इसीलिए मैंने पहला ही सवाल किया था कि श्वेता सुमन कौन है, क्योंकि आप जान सके कि आप जिनके साथ या जो आपका प्रतिनिधित्व करने वाला है वह किस विचारधारा का है। मैम, एक चीज और है कि आरजेडी के सरकार के ऊपर भाजपा, जदयू और इवन जनसुराज बहुत प्रखर रूप से एक आरोप लगाते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था। आप इस बात को क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, फिर विपक्षी होने का क्या फायदा कि आप मुझ पे एलिगेशन ना लगाएं। इस बात से तो हम सहमत हैं आपसे, लेकिन आप इतिहास उठा के देखिए कि 2005 से पहले क्या था और दबे कुचली, शोषित, वंचित लोगों की स्थिति क्या थी, और उस स्थिति में और आज की स्थिति में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। आप इससे खुद ही पता कर सकते हैं कि जंगल राज था या नहीं था।
उनको जब भी मौका मिला उसके बहुत सारे उन्होंने डेवलपमेंट किया। और उसके बाद जब माननीय आदरणीय तेजस्वी जी को मौका मिला 6 महीने की सरकार में, उन्होंने जब उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। तो उन्होंने साबित किया है कि हम विकास की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है मैम, शराबबंदी पर आपका क्या विचार है? शराबबंदी तो, और ये सवाल आपसे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप खुद महिला हैं और इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि शराबबंदी पर आपके क्या देखिए, विचार? शराबबंदी एकदम फेल्यूर है, किसी भी तरीके से वो कामयाब नहीं है। और पहली बात ये कि एक तो पहले तो आपने बिहार का इतना बड़ा राजस्व जो कि खत्म हो गया, और उसके बाद घर घर शराब पहुंच गई। पहले तो लोगों को ठेका पे जाना पड़ता था अब होम डिलीवरी है। अब होम डिलीवरी है, यहाँ तक कि महिलाएं भी इससे अछूती नहीं है। अब घरों में लोग महिलाओं के द्वारा इन चीजों को करवा रहे हैं क्योंकि खुद को पकड़े जाने का डर है या फिर जो भी है। तो ये शराबबंदी बिल्कुल फेल है, यहाँ तक कि घर घर में बच्चों तक पहुँचाने का इसको काम किया गया है। और इसके राजस्व की तो क्षति हुई ही हुई है। इसके वजह से सूखा नशा बड़ा प्रमोट हो गया है। और मैम हम आपको बता दें कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र मोहनिया है वो सूखे नशे का, जैसे गांजा या एनडीपीएस का ईपी सेंटर बना जा रहा है। तो मैम अगर आप जीतती हैं तो इसके बारे में आपका क्या रोड मैप रहेगा? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग बिल्कुल सचेत रहेंगे और इस पे काम किया जाएगा। जो भी चीजें इसके लिए होंगी जिससे इस पे रोक लग सकती है, क्या किया जा सकता है, वो सब कुछ किया जाएगा। मैम दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं। मोहनिया अभी भी अंडर डेवलप है, यहाँ रेलवे लाइन भी है, रेलवे स्टेशन भी है, हाईवे भी जाता है, दो हाईवे है, एक NH 219 और एक GT रोड। फिर भी मोहनिया डेवलप क्यों नहीं हो पाया? देखिए, यहाँ जनप्रतिनिधियों की बहुत समस्या है। जो भी आते हैं माननीय गण चुन करके, तो वो अपने व्यक्तिगत फायदे में लग जाते हैं और उसके डेवलपमेंट का कोई ध्यान नहीं रखता है। यहाँ तक कि सिर्फ रोड ही नहीं, यहाँ तक कि यहाँ की स्कूलों की हालत देखिए जर्जर है, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग का देखिए हालत जर्जर है। और मतलब कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है। इन लोगों का पदाधिकारी के साथ मिल करके सिर्फ लूज खसोट और घूसखोरी, कमीशन खोरी, इन्हीं सब चीजों में लगे हुए हैं। तो मोहनिया डेवलप कहाँ से होगा? स्वयं को डेवलप करने में लगे हैं। वर्तमान विधायक संगीता कुमार को कितना नंबर देंगे 10 में से? 0। क्यों? क्योंकि उनको मौका मिला मोहनिया विधानसभा को डेवलप करने का, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप करने का काम किया। और इस हद तक कमीशन खोरी बढ़ी है कि आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं तक से वसूली की गई है। CDPO के ऊपर प्रेशर देके, मतलब मैंने पहली बार ये सुना है, हंसी आती है मुझे ये सुनकर कि अधिकारियों की बैठक की जाती है कि हमें इतनी कमीशन खोरी की जो है कि इतने परसेंटेज हमें दिलाया जाए। किसके द्वारा बैठक की? माननीय के द्वारा। विकास के लिए बैठक करना चाहिए, मोहनिया कैसे डेवलप हो विकास करना चाहिए, बैठक करनी चाहिए कि हमारे मोहनिया का शिक्षा व्यवस्था किस तरीके का होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके का होनी चाहिए, इसके लिए बैठक करनी चाहिए। तो पता है क्यों कि बैठक किस लिए होती है? परसेंटेज बढ़वाने के लिए होती है। मैम संगीता कुमार का आरजेडी छोड़कर बीजेपी में जाना क्या उनके लिए अच्छा रहा या उन्होंने अपना राजनीतिक नुकसान किया? वो उनका फैसला था, शायद उनको पैसे ज्यादा प्यारे हैं। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहली बात ये कि मैं जिला परिषद रह चुकी हूँ और वो भी एक, लोग कहते हैं कि डेलीगेट का चुनाव होता है, इसमें पैसे का खेल होता है, लेकिन मैंने कभी भी पैसे को महत्व नहीं दिया। आइए बैठते हैं। मैं जब चुनाव हुआ, 2 बार वहाँ पे चुनाव हुआ, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव, मैं बिना 1 रुपए लिए 20 लाख 50 लाख के ऑफर थे मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं जिसके साथ रही, मैं उसके साथ रही। उस टाइम पप्पू सिंह जी लड़े थे चुनाव, मैं उनके फेवर में थी। मैं भी उपाध्यक्ष के लिए फाइट की थी जिसमें 3 वोट से मैं चुनाव को हारी थी। और मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ विकास का। मैम पूर्व विधायक निरंजन राम को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? उनको 10 में से 5 नंबर। 5 नंबर। गीता पासी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छी महिला है, काम करती हैं जनता में। एक आपके प्रतिद्वंदी हैं और आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष अकलू राम, अगर उनको टिकट मिलता है तो आपका सहयोग रहेगा क्या? बिल्कुल सहयोग रहेगा। और आपको टिकट मिलता है तो आप उनसे सहयोग की उम्मीद करती हैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल सहयोग मांगूंगी। मैं मांगू। दोनों में से मजबूत कौन है? देखिए, मजबूत मैं नहीं बता सकती, जनता बताएगी मजबूत कौन है। मूवी देखती है मैम? बिल्कुल। फिलहाल कौन सा मूवी देखा आपने? बहुत काफी टाइम से मूवी नहीं देख रही हूँ। पंचायत देखा आपने? पंचायत 4? नहीं। कमाल का है, एक बार हमारे कहने से आप देखिएगा। जरूर जरूर। एक घटना का और मैं जिक्र करना चाहूंगी, भगवानपुर का। कि आपको याद होगा भगवानपुर की वो घटना
पूरन चेरो की। पूरन चेरो को जो प्रशासन के द्वारा एक ताड़ी के लिए सिर्फ मार करके और उसको बाहर ही बाहर, परिवार को बॉडी भी नहीं दी गई और उधर से ही उधर उसको जला दिया गया और उसपे बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। पूरे भगवानपुर में प्रशासन और बाहर से आई हुई फोर्स पूरा भगवानपुर मार्केट में लूटपाट मचाया था, यहाँ तक कि घरों में भी घुस के लूटपाट की गई। जो रोड पे दुकानें, भगवानपुर मेन मार्केट जो है, वहाँ पे दुकानों को शीशा तोड़ करके कपड़े लूटे गए, मिठाइयाँ लूटी गई, फल लूटे गए, सारी चीजों को लूटा गया। और उस टाइम मैं स्वयं गई, जब मुझे इस घटना का पता चला, मैं स्वयं गई हूँ। मैंने एक एक दुकान का वीडियो बनाया, लोगों से मैंने जानकारी इकट्ठा की। उन लोगों ने प्रशासन और बाहर से आई हुई फोर्स पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने हमारे दुकानों को लूटा है। मैं वीडियो मैंने बनाया, एप्लीकेशन तैयार किया और मैं उसको लेकर के मैं स्वयं मुख्यमंत्री, मैं फैक्स भी कर सकती थी, मैं मेल कर सकती थी, लेकिन मैं खुद मैं गई उस आवेदन को लेकर के और मैंने दिया। और उसके 3 दिन के बाद भगवानपुर थाने के जो है कि जितने भी प्रशासन में लोग थे उनको सबको सस्पेंड किया गया, तबादला किया गया और यहाँ तक कि मुझ पे दबाव भी बनाया गया। एसडीओ साहब के द्वारा, बीडीओ के द्वारा मुझे दबाव बनाया गया कि मैडम ये सेंसिटिव मैटर है, आप इसके बीच में ना पड़े। लेकिन मैंने कहा कि ये मेरे भगवानपुर क्षेत्र की ये घटना है, मेरे भगवानपुर के लोग जो मुझे चुन कर लाए हैं उनकी समस्याओं पे आवाज उठाने के लिए, और मैं इस सेंसिटिव मैटर पे मैं चुप रहूं? सेंसिटिव मैटर पे ही तो मुझे बोलना है, भगवानपुर के लिए सेंसिटिव है तो मेरा बोलना मेरा अधिकार है और उनका हक है कि मैं उनके लिए लड़ूं। तो ये सारी चीजें भी मैंने की हैं। ऐसा नहीं कि मैं भगवानपुर को भूल गई थी, भगवानपुर मेरे लिए सदैव सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि वहाँ माँ मुंडेश्वरी का मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद मिला और जनता से मुझे बहुत सम्मान मिला, जिसकी वजह से आप लोग भी आज यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल। तो मैं हमेशा मैं भगवानपुर की जनता की सदैव आभारी रहूंगी और धन्यवाद करूंगी। और आप लोग शिकवे शिकायत ही सही, लेकिन करते रहिएगा। शिकवे शिकायत से हम लोग इंटरव्यू को समाप्त कर रहे हैं। शिकवे शिकायत आपका हमसे भी हो सकता है, आप कमेंट में लिखें। आपके आलोचनाओं को हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार। एक शिकायत मेरा भी है कि आप शेयर कम कर रहे हैं, शेयर की मात्रा को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। जिनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं हमारे अतिथि के द्वारा, वो भी अगर चाहें तो हमारे मंच का इस्तेमाल करके अपने आरोपों का खंडन कर सकते थे। और हम आप मैम से पूछेंगे आपको कैसा लगा मैम इंटरव्यू? मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप कैमरे पे बोल दीजिए कि वंदे भारत समाचार को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। वंदे भारत समाचार को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं इनको। चलिए, ऐसे ही अच्छी और सच्ची पत्रकारिता के लिए आप वंदे भारत समाचार को देखते रहिए। नमस्कार।